एजेंट ने ब्राजील के जंगल से बोलिविया का बॉर्डर कैसे पार करवाया था। रासेल अहमद की उस जंगल में क्या हालत हुई थी, बोलिविया पहुंचकर उन्हें कहां छुपाया गया था, बोलिविया से पेरू जाने के लिए उन्हें कहां से बॉर्डर पार करवाया गया था, और आखिर में आपने ये जाना था कि पेरू और एक्वाडोर की सरहद पर बहने वाली एक दरिया से उन्हें बॉर्डर पार करवाकर एक्वाडोर में इंसानी स्मगलरों के हवाले कर दिया गया था, जो उन्हें लेकर क्विटो पहुंचे थे, और ये कहानी यहीं तक आकर रुकी थी। तो चलिए अब यहीं से आगे की कहानी जान लेते हैं। तलाशे रिस्क ने भी उन्हीं में हिजरतें बांटी, वो जिन्हें बात बात पे घर याद आता था। रासेल अहमद, जो बांग्लादेश में अपना घर बेचकर और $12,000 खुद पर कर्ज चढ़ाकर एक्वाडोर के शहर क्विटो पहुंच चुका था, उसकी पिछले कई हफ्तों से अपने माँ बाप से एक बार भी बात नहीं हुई थी। एजेंटों ने रासेल अहमद और बाकी लड़कों को मोबाइल इस्तेमाल करने से रोक रखा था। उन्हें जिस घर में कई दिनों से छुपा कर रखा गया था, वो घर क्विटो के पहाड़ों पर बना हुआ था। वहाँ से क्विटो शहर का दूर दूर तक खूबसूरत नजारा किया जा सकता था। रासेल अहमद के लिए ये खूबसूरत नजारे बस यहीं तक थे। इसके बाद अमेरिका तक रास्ते में आने वाले ऐसे तमाम खूबसूरत नजारों में उसे एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं मिलने वाला था। अमेरिका के इस खतरनाक सफर में वैसे तो उसके साथ और भी कई गैर मुल्की सफर कर रहे थे, लेकिन सफर में उसका असल साथी सिर्फ जाकिर हसन था। रासेल अहमद ने पहाड़ों पर बने क्विटो के खूबसूरत घरों को देखकर जाकिर हसन से कहा, कई दिन बीत गए, घर बात नहीं हुई, ना जाने सब कैसे होंगे, यकीनन मेरे लिए बहुत परेशान होंगे। जाकिर हसन ने उसकी बात खामोशी से सुनी, मगर कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो भी अपने घर वालों के मुतालिक कुछ ऐसा ही सोच रहा था। उसी दौरान रासेल अहमद ने फिर से कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे अमेरिका भिजवाने के चक्कर में मेरे वालिद ने $12,000 अपने भाइयों से कर्ज लिया था। अगर मैंने एक साल में वो $12,000 बांग्लादेश ना भेजे तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर जाकिर हसन ने कहा, एक साल अभी बहुत दूर है, कुछ ही दिनों में हम अमेरिका पहुंच जाएंगे और वहां जाकर सब ठीक हो जाएगा। अमेरिका पहुंचकर हम हजारों डॉलर कमाएंगे और इस सफर की तरह अमेरिका में भी मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद जाकिर हसन ने उसे हिम्मत देने के लिए अपने गले लगा लिया। रासेल अहमद का कहना था कि उस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि जाकिर हसन की शक्ल में उसे एक दोस्त के साथ साथ एक अच्छा भाई भी मिल गया है, जिसने उसके इरादे और मजबूत कर दिए थे। क्विटो में शाम ढली, रात गुजरी और फिर नया दिन निकल आया। एक्वाडोर से कोलंबिया की सरहद की तरफ जाने का वक्त आ चुका था। एजेंट रासेल अहमद और बाकी लड़कों को लेकर क्विटो के पहाड़ पर बने घर से पैदल ही निकल पड़ा। वो दिलकश नजारों को देखते हुए काफी देर तक क्विटो के पहाड़ी इलाके को पार करने की कोशिश करते रहे और बिल आखिर वो एक बड़ी सड़क पर पहुंचे, जहां से उन्हें 2 टैक्सी में सवार करके क्विटो के एक बस अड्डे की तरफ ले जाया गया। टैक्सी ड्राइवर, जो कि स्पेनिश बोल रहा था, वो क्या कह रहा था, टैक्सी में सवार किसी लड़के को उसकी कोई बात समझ में न आई। इसलिए उस टैक्सी ड्राइवर ने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में उन्हें बताया कि वो उन्हें क्विटो के जिस बस अड्डे पर ले जा रहा है उसका नाम टर्मिनल कार्सिलन है। थोड़ी देर बाद दोनों टैक्सियां इस बस अड्डे पर आकर रुकी। यही है वो बस अड्डा जहां रासेल अहमद पहुंचा था। एजेंट ने यहाँ रासेल अहमद और बाकी लड़कों से कहा, तुम सबके पासपोर्ट मेरे पास हैं, ये हम किसी को नहीं देते, और अगर तुम्हें चाहिए भी नहीं तो मैं वापस जाते हुए इन्हें रास्ते में कहीं फेंक दूंगा। लेकिन अगर ये साथ ले जाना चाहते हो तो ज्यादा नहीं, बस $50 में इन्हें ले जा सकते हो। रासेल अहमद और बाकी लड़कों ने उसे समझाया कि वो इस सफर के लिए पहले ही हजारों डॉलर दे चुके हैं, अब मजीद रकम मांगना बिल्कुल गलत है। एजेंट के ना मानने पर सब ने मिलकर उसे $40 की ऑफर की, जिसे उसने कबूल कर लिया और वहाँ से जाते हुए कहा, सामने तुम्हारी बस खड़ी है, ये तुम्हें तुल्कान ले जाएगी। इस बस का नंबर हमारे एक साथी तक पहुंच जाएगा, अब तुम्हारी मुलाकात तुल्कान में उसी से होगी। ये कहते ही एजेंट ने तमाम पासपोर्ट एक लड़के के हवाले किए और वहाँ से रवाना हो गया। रासेल अहमद और बाकी लड़कों ने अपने पासपोर्ट लिए और बस में सवार हो गए। बस एक्वाडोर के मुख्तलिफ इलाकों को पीछे छोड़कर तुल्कान की तरफ बढ़ती जा रही थी और रासेल अहमद को वो लम्हे याद आ रहे थे जब वो इस सफर पर आने के लिए सिलहट से अपने भाई के साथ एक बस में ढाका के एयरपोर्ट के लिए निकला था। रासेल अहमद का कहना था कि जब मैं सिलहट से अपने भाई के साथ एयरपोर्ट के लिए निकला था तब मुझे पूरा यकीन था कि मैं अमेरिका पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब मैं एक्वाडोर से कोलंबिया के बॉर्डर की तरफ जाती हुई बस में बैठा हुआ था तब न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि ना मैं अमेरिका पहुंच पाऊंगा और ना ही वापस बांग्लादेश जाकर अपने घर वालों से जिंदगी में दोबारा कभी मिल पाऊंगा। ऐसी ही सोचों में वो सफर गुजर गया और हम तुल्कान पहुँच गए।
रासल अहमद और बाकी लड़के बस से नीचे उतरे तो एक शख्स उनकी तरफ बढ़ा। वो एजेंटों का ही आदमी था जो उनके बारे में पहले से ही काफी कुछ जानता था। उसे ये भी मालूम था कि पिछले एजेंट ने उन्हें पासपोर्ट दे दिए हैं। उसने सबसे पहले उनके वही पासपोर्ट कब्जे में लिए और उन्हें वहाँ से एक सुनसान इलाके में बने घर में ले गया और एक खतरनाक इंसानी स्मगलर के हवाले कर दिया जो कि नशई और शराबी भी था। उसका नाम रेनाटो था जो बातें कम करता था और गालियां ज्यादा देता था। रासल अहमद का कहना था कि उसे किस इलाके में ले जाया गया था ये उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं, लेकिन जिस घर में वो मौजूद था उसमें शराब और सिगरेट की बदबू फैली हुई थी। वो घर ऐसे सुनसान जगह पर बना हुआ था कि अगर कोई वहाँ खड़ा होकर ऊंची आवाज में मदद के लिए पुकारता तो कोई इंसान उसकी मदद को नहीं पहुंच सकता था। रासल अहमद का ये भी कहना था कि जब वो उस घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहाँ पहले से ही 15 से 20 लोग मौजूद थे, लेकिन उसे हैरानी इस बात पर हुई कि उनमें कुछ खवातीन भी थीं। उन सब लोगों को एजेंट कुछ ही देर में कोलंबिया का बॉर्डर पार करवाने के लिए ले जाने वाला था। उसी दौरान रासल अहमद को बताया गया वो और उसके साथ आए मजीद 3 लड़के अगले हुक्म तक यहीं ठहरेंगे। उन्हें कुछ दिनों बाद कैरेबियन और अफ्रीकी ममालिक से यहाँ आने वाले लड़कों के साथ कोलंबिया भेज दिया जाएगा, जबकि 3 लड़के जिनमें जाकिर हसन भी शामिल है वो यहाँ पहले से ही ठहरे लोगों के साथ आज रात ही कोलंबिया का बॉर्डर पार करने की कोशिश करेंगे। यानी रासल अहमद और जाकिर हसन अब एक दूसरे से जुदा हो रहे थे, यानी अब उन्हें आगे का सारा सफर एक दूसरे के बिना ही तय करना होगा। रासल अहमद ये सुनकर उदास और परेशान हो गया। उसने जाकिर हसन को रोकते हुए कहा, तुम साथ थे तो ये मुश्किल सफर करने की हिम्मत हो रही थी। सोचा था मिलकर ये सफर करेंगे तो मुश्किलें आसान हो जाएंगी। सोचा था अमेरिका के सफर में अब मैं अकेला नहीं हूँ, तुम भी मेरे साथ हो, लेकिन तुम तो आधे सफर से पहले ही मुझे छोड़कर जा रहे हो। काश ये सफर हम एक साथ करते। जाकिर हसन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, शायद वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। रासल अहमद ने फिर से उसे रोकते हुए कहा, अभी भी वक्त है, एजेंट से बात करो। जाकिर हसन ने रेनाटो नामी स्मगलर से कहा, मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ आया हूँ और उसी के साथ आगे का सफर भी करना चाहता हूँ, उसे भी मेरे साथ ही आगे के सफर पर ले जाया जाए। रेनाटो ने उसकी बात को कोई अहमियत न दी और न ही उसे कोई जवाब दिया। बात न बनती देखकर रासल अहमद थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, हम जाएंगे तो एक साथ, नहीं तो हम में से कोई भी नहीं जाएगा। रेनाटो ने गुस्से में आकर रासल को एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ खाकर रासल अहमद की आंखों से आंसू निकल आए। यही नहीं, उस थप्पड़ की गूंज से हर तरफ खामोशी छा गई। उस खामोशी में अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वो थे सिर्फ यही अल्फाज, तुम दोनों अब यहीं मरोगे, बाकी सब आज ही बॉर्डर पार करेंगे। और ये अल्फाज थे उसी स्मगलर रेनाटो के। इसके बाद रासल अहमद और जाकिर हसन को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। उनका सामान छीन लिया गया। उस कमरे में पड़ा पानी का कूलर भी हटा लिया गया। रासल अहमद ने सामान में अपना मोबाइल और कई $100 भी छुपा रखे थे। रासल अहमद एजेंटों को $30,000 देकर भी जलील हो रहा था, उनसे मारे खा रहा था, जबकि बांग्लादेश में बैठा दालिम अहमद इन एजेंटों से बहुत खुश था। वो अभी ये जानता ही नहीं था कि एजेंट इन रास्तों पर लोगों के साथ कैसा जुल्म करते हैं, लेकिन ये सब कुछ वो भी जानने वाला था। बस कुछ ही दिनों में दालिम अहमद सिलहट में रहने वाले अपने माँ बाप, बीवी और 2 बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देने का वादा करके एक हवाई जहाज के जरिए बांग्लादेश से बोलीविया के लिए रवाना हो गया। यानी एजेंटों ने दालिम अहमद को सफर पर भेज दिया था जिसके बारे में उन्हें खुद भी मालूम नहीं था कि वो अपनी मंजिल पर जिंदा पहुंच पाएगा भी कि नहीं। इंसानी स्मगलरों ने रासल अहमद को एक्वाडोर में जिस कमरे में कैद कर रखा था उसे उस कमरे में कैद किए जाने के तकरीबन 1 घंटे बाद मजीद 2 लड़कों को उसी कमरे में बंद करके दरवाजे को ताला लगा दिया गया। उन दोनों ने रासल अहमद और जाकिर हसन को बताया कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं, इनकी गाड़ियां चर्च के पैकेटों से भरी पड़ी हैं, हमारी तो जगह नहीं बन पाई इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, वरना इन्होंने हमें चर्च के साथ ही कोलंबिया रवाना होने का हुक्म दिया था। रासल अहमद का प्यास से बुरा हाल था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो किस मुसीबत में फंस गया है। कुछ घंटों के बाद उसी घर में बैठे स्मगलर रेनाटो ने अपने एक मुलाजिम को हुक्म दिया कि उसने जिस लड़के को थप्पड़ मारा था उसे लेकर आए। रासल अहमद रेनाटो से थप्पड़ खाकर उससे नजरें नहीं मिला रहा था, जबकि रेनाटो शराब पीते हुए उसे घूर रहा था। रासल अहमद जिसका प्यास से बुरा हाल था उसने मजबूर होकर रेनाटो से कहा कि वो काफी देर से प्यासा है और पानी पीना चाहता है। रेनाटो ने उससे कहा, पानी में क्या रखा है, ये लो शराब पियो। रासल अहमद ने उसे बताया कि मैं शराब नहीं पीता। ये बात सुनकर उस खतरनाक स्मगलर ने जिद ही पकड़ ली। उसने गिलास में शीशे की बोतल से शराब डाली और उस गिलास को रासल अहमद को पेश करते हुए कहा, बड़े बड़े लोग मेरे साथ बैठकर शराब पीने के लिए तरसते हैं, आज ये मौका मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लो पियो। जाकिर हसन और बाकी 2 लड़के कमरे के दरवाजे पर खड़े ये सारा तमाशा देख रहे थे कि उसी दौरान एक शख्स वहाँ आया और उसने रेनाटो को बताया कि उसका माल बॉर्डर पर पकड़ा गया है। यही नहीं, वो तमाम लोग भी पकड़े गए हैं जो कोलंबिया का बॉर्डर पार करने के लिए निकले थे। ये सुनते ही रेनाटो ने गुस्से से शराब की बोतल दीवार पर दे मारी। उसने अपने अड्डे से भागने से पहले दिल खोलकर एक्वाडोर के सिक्योरिटी इदारों को गालियां दी और रासल अहमद से कहा,
एक्वाडोर की पुलिस मेरे साथ साथ अब तुम सबको भी कुत्ते की तरह ढूंढ रही है, क्योंकि मेरा वो साथी जो तुम्हें यहाँ लेकर आया था वो बॉर्डर पर पकड़ा गया है। तुम सबके पासपोर्ट भी उसी के पास थे। ये सुनते ही रासल अहमद और बाकी लड़कों के पैरों तले जमीन निकल गई। उन सबके दिमाग काम करना छोड़ गए। रासल अहमद जिसे अपनी आंखों के सामने सिर्फ अमेरिका दिखाई देता था, अब उसे हर तरफ जेल दिखाई दे रही थी। रेनाटो ने गाड़ी में बैठते हुए अपने एक मुलाजिम को हुक्म दिया कि वो फौरन इस जगह को खाली करे और चारों लड़कों को कुछ दिनों के लिए किसी और जगह छुपा दे। रासल अहमद और जाकिर हसन ने वहाँ पड़े अपने बैग्स उठाए और वहाँ से भागते हुए एक गाड़ी में सवार हो गए, जिसे रेनाटो का मुलाजिम चलाता हुआ उस जगह से बहुत दूर निकल गया। गाड़ी एक्वाडोर की सड़कों पर दौड़ती जा रही थी और उसमें बैठा रासल अहमद एक्वाडोर की पुलिस से बचने की दुआएं मांग रहा था। थोड़े में ही सही, लेकिन बांग्लादेश में उसका इज्जत से गुजारा तो हो रहा था। इस तरह वो पुलिस से तो नहीं भागता फिर रहा था। अमेरिका जाने और रातों रात अमीर बन जाने का लालच आज उसे इस मुकाम पर ले आया था। अब ना वो यहाँ से आगे अमेरिका जा सकता था और ना ही वापस बांग्लादेश। रेनाटो के मुलाजिम ने गाड़ी एक्वाडोर की बेरौनक और इंतहाई सुनसान जगह पर एक कब्रिस्तान की दीवार के पास लाकर खड़ी कर दी। वो एक आम सी दीवार दिखाई दे रही थी। उस दीवार के पार क्या था, ये बात ना रासल अहमद को मालूम थी और ना ही उसे बताई गई थी। रासल अहमद का कहना था कि वहाँ हरियाली ही हरियाली थी। उस दीवार को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी बड़े पार्क की दीवार है। रेनाटो के मुलाजिम ने रासल अहमद और बाकी 3 लड़कों को गाड़ी से नीचे उतारा और उनसे कहा, सामने जो दीवार दिखाई दे रही है उससे अंदर कूद जाओ और जब तक मैं वापस नहीं आता वहीं छुपे रहना। मैं कल तुम्हें यहीं मिलूंगा। ये कहते ही वो वहाँ से रवाना हो गए। रासल अहमद कब्रिस्तान की जिस दीवार को एक बड़े पार्क की दीवार समझ रहा था, वो और उसके तीनों साथी उस दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गए और वहाँ छुपकर बैठ गए। रासल अहमद जिस जगह बैठा था वहाँ और उसकी जिंदगी दोनों पर गहरा अंधेरा छाया हुआ था, इस बात से बेखबर कि वो कहाँ मौजूद है। वो चारों थके हारे बदनसीब लड़के एक्वाडोर की पुलिस से छुपने की कोशिश करते हुए परेशानी के आलम में ही उसी जगह सो गए। अब यहाँ से आगे सुबह उनके साथ क्या होगा, इस कहानी को यहीं से